हाय दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बात की है वो मेनली सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अराउंड की है, जिसमें हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स निकाले जैसे वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी। फिर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कन्वर्जन देखा है इनटू ऑटो ट्रांसफार्मर। अब हम जो लोग बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसको कि हम कहते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि थ्री फेज सिस्टम का आप लोगों को नॉलेज है, ये जानते हो कि फेज वोल्टेज क्या होती है, लाइन वोल्टेज क्या होती है, फेज करंट क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है। प्लस ये भी कहीं ना कहीं पता होगा कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन में ये फेज और लाइन क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसका प्री रिक्विजिट क्या है कि तुम्हें थ्री फेज सिस्टम आना चाहिए। और अगर अभी तक थ्री फेज सिस्टम कवर नहीं किया है तो एक बार पहले थ्री फेज सिस्टम कवर करो, तब थ्री फेज ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, बिना थ्री फेज सिस्टम के इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना डिफिकल्ट है। अब अपना टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड के अंदर ये आना चाहिए कि ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर आया क्यों, हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से थ्री फेज ट्रांसफार्मर की तरफ क्यों जाते हैं। ठीक है, और इसका आंसर छुपा है जो हम थ्री फेज सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं वाई थ्री फेज। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि थ्री फेज की तरफ क्यों जाते हैं। सबसे पहला रीजन होता है पावर ऑफ थ्री फेज is three times the power of सिंगल फेज। अब बट बात ये आती है, चलो भाई ठीक है, पावर 3 गुना चाहिए थी तो 3 सिंगल फेज के सिस्टम लगा लो, तब भी तो पावर 3 गुना हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या होता है, सिंक्रोनिज्म। एक चीज सोचो, जो 3 सिंगल फेज के सिस्टम लगा रहे हो उनकी एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी कैसे मेंटेन करोगे। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, हो सकता है एक की 50 हर्ट्ज हो, एक की 49.95 हर्ट्ज हो। लेकिन क्या होता है, जब थ्री फेजेस एक ही जनरेटर से जनरेट किए जाते हैं तो तीनों फेज में यह गारंटी है कि फ्रीक्वेंसी सेम जनरेट होगी। और पावर ट्रांसफर की पहली कंडीशन होती है इट मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सिंक्रोनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मशीन में हम आगे जाके सिंक्रोनस जनरेटर में भी बात करेंगे कि सिंक्रोनिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट पावर ट्रांसफर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, थ्री सिंगल फेज सिस्टम, इसके लिए 6 वायर लगेंगे, एक फॉरवर्ड एक रिटर्न, एक फॉरवर्ड एक रिटर्न। और एक थ्री फेज सिस्टम के लिए 3 या 4 वायर का यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कम वायर माने कम कॉस्ट। ठीक है, जनरेटर एक थ्री फेज का लो, उसकी कॉस्ट 3 सिंगल फेज के जनरेटर से कम होती है। उसका सिंपल सा रीजन, 3 अलग अलग जनरेटर बनाओगे तो उनका आउटर कवरिंग भी अलग बनेगा, उनका इंसुलेशन भी अलग बनेगा। लेकिन एक थ्री फेज जनरेटर में सब चीजें कॉमन होती हैं सिवाय वाइंडिंग के। वाइंडिंग तीनों फेजेस की अलग अलग होती है, बट बाकी की सभी चीजें कॉमन रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है, पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम is constant in three phase और power as a function of time oscillates at 2 omega frequency in single phase। ठीक है, तो कांस्टेंट पावर मिलने से जिस भी डिवाइस को तुम ऑपरेट करा रहे हो थ्री फेज सिस्टम में वो डैमेज नहीं होगी। अगर पावर ऑसिलेटिंग रहेगी तो डिवाइस डैमेज होने का खतरा है। तो यही प्राइमरी रीजंस होते हैं जिस वजह से हम सिंगल फेज से थ्री फेज की तरफ जाते हैं। बट फिर माइंड में क्वेश्चन ये आता है, भाई थ्री फेज से ज्यादा क्यों नहीं, 4 फेज 5 फेज ये सब पे क्यों नहीं गए। तो क्या होता है, आगे आगे जैसे जैसे नंबर ऑफ फेजेस बढ़ाते हो पावर तो बढ़ती है, बट उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ती है। और कॉस्टिंग अगर ज्यादा रैपिडली बढ़ेगी तो इट इज नॉट इकोनॉमिकल
टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फेजेस। तो ये प्रैक्टिकल डेटा है कि 3 फेज से ज्यादा नंबर ऑफ फेजेस यूज करने पे जो कॉस्टिंग का इंक्रीमेंट है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पावर। तो हम उतनी ही पावर ऑब्टेन करने के लिए, ज्यादा पावर ऑब्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं लगा सकते, इसीलिए हम रुक जाते हैं 3 फेज पे। अब जब हमारा जनरेशन 3 फेज है, ट्रांसमिशन 3 फेज है, तो बीच में लगने वाला ट्रांसफॉर्मर भी कैसा होगा? 3 फेज। तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि जनरेशन और ट्रांसमिशन दोनों हमने क्या यूज किया? 3 फेज। तो ये वाला एक पॉइंट लिखो। इन मॉडर्न डे द एंटायर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, in modern day the entire generation and transmission is 3 phase in nature, so the transformer required for 3 phase power system, is also 3 phase transformer, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की जरूरत क्यों पड़ती है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाया जाता है, अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन के क्या क्या फीचर्स हमारे देखे जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर, मेनली 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब देखो, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे कवर कर चुके हैं जो कि हर ट्रांसफॉर्मर में होते हैं, जैसे कि हो गया कंजर्वेटर, जैसे कि ब्रीदर, बुशिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, हेलिकल, डिस्क, कॉन्सेंट्रिक, सैंडविच, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं ना, ये सब कॉन्सेप्ट्स कॉमन है, ये सब चेंज नहीं होने वाले। तो अब हम लोग मेजर फोकस किस पे करने वाले हैं कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का कोर कैसा बनता है। कोर चेंज हो जाएगा, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जैसा कोर नहीं रहेगा, लेकिन कोर के भी कुछ कॉन्सेप्ट कॉमन रहेंगे, जैसे कि लैमिनेशन हमने क्यों लगाया था? लैमिनेशन लगाया था एडी करंट लॉस रिड्यूस करने के लिए। सीआरजीओ स्टील का क्यों यूज किया था? परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए, जिससे कि एडी करंट और हिस्टेरेसिस दोनों लॉस कम हो गए थे। तो ये सभी चीजें कॉमन रहने वाली है, मटेरियल कॉमन है, लैमिनेशन कॉमन है, सिर्फ कोर का स्ट्रक्चर हमें देखना है कि कैसे बदल जाता है जब 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की तरफ जाते हैं। अब सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है, सबसे पहले होता है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक। अब इसका क्या मतलब होता है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक का? अब देखो, मान लो अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है पहले से नॉलेज हो, बट मान लो कि कुछ भी नहीं पता। मैं तुमसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि भाई 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाऊं, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा? जिस बंदे को नॉलेज नहीं है वो क्या बोलेगा? भाई 3 ट्रांसफॉर्मर ले लो सिंगल फेज के और उनको जोड़ के क्या बना लो? एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। बिल्कुल सही बात है। 3 ट्रांसफॉर्मर से अगर एक ट्रांसफॉर्मर बना दें और तीनों में 120 डिग्री का शिफ्ट दे दें तो वो क्या हो जाएगा? एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, और उसी को कहते हैं 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक। तो इसमें लिखना, if 3 single phase transformers are externally connected in order to realize a 3 phase transformer, then it is called 3 phase transformer bank. इसका मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मर से बाहर जो वायर्स आ रही है ना, उन वायर्स को साथ में जोड़ दिया गया है। 3 बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर आए हमारे पास, बाहर जो भी वायर निकल रही थी, एक ट्रांसफॉर्मर और दूसरे ट्रांसफॉर्मर की वायर को बाहर से अगर साथ में कनेक्ट करें, इसीलिए मैंने बोला एक्सटर्नली कनेक्टेड,
तो बाहर आने वाले टर्मिनल्स को आपस में जोड़ के क्या बन सकता है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरे पास 3 सिंगल फेज के कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर को जनरली कैसे दिखा देते हो, अब देखो इसमें मैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग शो नहीं करूंगा, बट प्रैक्टिकली हम ये जानते हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग कौन सी होती है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। इसमें मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या दिखाऊंगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग लिंब पे वूंड है। अगर अलग अलग लिंब पे वाउंड कर रहे हो तो एक लिंब पे प्राइमरी और दूसरे लिंब पे सेकेंडरी। लिंब मैंने बताया था ना, वर्टिकल पार्ट को लिंब कहा जाता है। अब देखो ये ट्रांसफॉर्मर 1 की प्राइमरी, मैंने इसको ए फेज बोल दिया, ठीक है। ये दूसरे ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी, मान लो इसको मैंने बी फेज बोल दिया, और ये तीसरे ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी, मान लो इसको सी फेज बोल दिया। प्राइमरी आ गई तीनों की। अब तीनों की सेकेंडरी बना लेते हैं। ये ए फेज की सेकेंडरी, इसको स्मॉल ए दिखा दिया। ये बी फेज की सेकेंडरी, स्मॉल बी दिखा दिया। ये सी फेज की सेकेंडरी, स्मॉल सी दिखा दिया। ये 3 ट्रांसफॉर्मर आ गए मेरे पास, तीनों सिंगल फेज। अब देखो 3 फेज में कनेक्शन 2 पॉसिबल है जब हम 3 फेज सिस्टम भी पढ़ते हैं, एक तो स्टार और एक डेल्टा। तो तीनों ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग या तो स्टार में होगी या तो डेल्टा में। सेम वे में सेकेंडरी वाइंडिंग भी या तो स्टार में होगी या डेल्टा में। अभी के लिए मैं दोनों साइड को स्टार मानता हूं। स्टार का मतलब होता है एक टर्मिनल कॉमन रहना चाहिए। तो देखो प्राइमरी की तीनों नीचे वाले जो टर्मिनल्स हैं ना, उनको मैंने साथ में जोड़ दिया। स्टार का मतलब क्या होता है कि तीनों का एक टर्मिनल कॉमन है, वो क्या होता है, न्यूट्रल। तो ये टर्मिनल हो गया न्यूट्रल। ऐसे मान लो सेकेंडरी को भी स्टार में जोड़ना है, अभी कनेक्शन पे ज्यादा नहीं जा रहे हैं, स्टार स्टार मान रहा हूं सिंपली। ये दूसरी वाइंडिंग का जुड़ा बी फेज का, और ये सी फेज का, ये तीनों का जुड़ गया। और जहां ये तीनों का जुड़ रहा है वो भी क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। तो मैं प्राइमरी के लिए अपर केस लेटर यूज कर रहा हूं, सेकेंडरी के लिए लोअर केस। इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये हम आगे चल के समझेंगे जब मैं नेमिंग पे आऊंगा, ठीक है। अभी के लिए ये समझो कि तुमने क्या किया है, 3 ट्रांसफॉर्मर्स को बाहर से उनकी वायर्स को आपस में जोड़ दिया, तो ये बन गया एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। और तीनों का एक एक टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए ये क्या है, इट इज अ स्टार स्टार टाइप ऑफ कनेक्शन, ठीक है। अब देखो मेरे पास टर्मिनल कैसे कैसे आ गए। मेरे पास प्राइमरी का ए फेज आ गया, प्राइमरी का बी फेज आ गया, और मेरे पास प्राइमरी का सी फेज आ गया। इधर सेकेंडरी का ए फेज, सेकेंडरी का बी फेज, और इधर से सेकेंडरी का सी फेज, ठीक है। तो 6 टर्मिनल आ गए, 3 प्राइमरी के और 3 सेकेंडरी के, और बाकी 3 टर्मिनल आपस में कनेक्ट कर दिए गए, जिससे ये बना स्टार कनेक्शन। ये बात क्लियर हुई। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक का मतलब क्लियर है। लेकिन देखो इसमें क्या होता है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक के अंदर तुम्हारे 3 तो कोर लग रहे हैं, तीनों ट्रांसफॉर्मर का कोर अलग अलग है ना, ऐसी तीनों की बुशिंग अलग अलग होगी, तीनों का कंजर्वेटर अलग अलग होगा, तीनों का टैंक अलग अलग होगा। तो सारी चीजें 3 गुना यूज होंगी। बात समझ आ रही है। जब 3 ट्रांसफॉर्मर ले रहे हो तो हर पार्ट 3 टाइम्स प्रेजेंट है, तो इसकी कॉस्टिंग हो जाती है हाई। तो ये वाला पॉइंट लिखना। In 3-phase transformer bank,
3 single phase transformers are present. 3 single phase transformers are present. So every part is repeated. Every part is repeated 3 times, and thus costing is high. ठीक है. Next point, if the three phases can be present on the same core, if the three phases can be present on the same core, then cost can be reduced. तो अब हम बात करेंगे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की अलग से, जहां पे कि हम बदल ही दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन, ताकि तीनों के तीनों फेज सेम कोर पे हमारे प्रेजेंट रहें. अभी तो मैंने आपको सिंपलेस्ट ऑप्शन बताया कि 3 ट्रांसफॉर्मर ले लो, तीनों फेजेस अलग अलग ट्रांसफॉर्मर से जनरेट कर लो. अब हम बात करने वाले हैं जब तीनों फेजेस एक ही ट्रांसफॉर्मर से बनाए जाएं, तो हम उसे बोलेंगे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर. तो नाम का मतलब याद रखना, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर माने जहां पे सिंगल कोर यूज हो रहा है, और बैंक माने जहां 3 ट्रांसफॉर्मर अलग अलग यूज किए जा रहे हैं. अब सबसे पहले हम आ रहे हैं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर टाइप कंस्ट्रक्शन. जैसे सिंगल में होता है ना कोर और शेल टाइप, वही चीज यहां भी होती है, कोर टाइप कंस्ट्रक्शन. अब देखना है कोर टाइप कंस्ट्रक्शन होती कैसे. ठीक है. ध्यान से देखते चलना. मैं यहां पे क्या कोशिश कर रहा हूं ना, मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूं 3 लिंब बनाने की. 3 फेजेस हमें चाहिए ना, 3 फेजेस के लिए 3 लिंब की जरूरत पड़ेगी, तो 3 लिंब हम बना रहे हैं. ठीक है, कुछ इस तरह का कोर होता है. अब इसमें 3 लिंब कैसे हैं देखो. एक लिंब ये रही, दूसरी लिंब, और ये हो गई हमारी तीसरी लिंब. ठीक है. तीसरी लिंब में भले ही यहां पे एक और दिखा दो 3 डायमेंशन दिखाने के लिए कि इस तरह से जा रहा है, और इधर से भी इस तरह से गया है. 3 लिंब जाती हैं. ठीक है ना. अब इस पे वाइंडिंग कैसे होती है. एक लिंब पे जैसे देखो ए फेज, और ए फेज का प्राइमरी और सेकेंडरी ले लो, वैसे ही वाइंडिंग तो एक ही लिंब पे करते हो ना, कभी भी ऐसा नहीं होता अलग अलग लिंब पे की जाए. वैसे तो देखो कॉन्सेंट्रिक होती है, एक के बाहर एक होती है, फिर भी मैं अलग अलग दिखा दे रहा हूं. ऐसी दूसरी लिंब पे बी फेज की वाइंडिंग ले लो. ऐसे ही बी का सेकेंडरी. ये हो गया.
तीसरी लिंब पे ऐसे ही सी फेस की वाइंडिंग। अब देखो यहां पे क्या हो गया, ये ए, ये बी और ये सी, तीनों फेज का प्राइमरी आ गया, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब यहां पे जो तीनों लिंब बनाई गई हैं ये इस हिसाब से बनाई हैं कि तीनों लिंब आपस में 120 डिग्री पे रहें, ठीक है। तो इसको हम लोग 3D डायग्राम भी कह देते हैं ट्रांसफॉर्मर का। तो ये होता है थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें लिखना, इन दिस कंस्ट्रक्शन द three limbs of the core are oriented at 120 degree with respect to each other, ठीक है। अब एक चीज और समझो, थ्री फेज में क्या होता है कि तीनों फेज का अगर करंट बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड करंट में तीनों फेजेस के करंट्स का सम क्या होता है, 0। यही तो बैलेंस्ड की कंडीशन है, ठीक है भाई। मेरी बात यहां तक क्लियर है। अगर तीनों में नंबर ऑफ टर्न्स में मल्टीप्लाई कर दूं तो राइट हैंड साइड तो 0 इंटू एन 0 ही रहने वाला है। ये हो गया एमएमएफ ऑफ ए। तीनों फेज में ना नंबर ऑफ टर्न्स बराबर ही रखने हैं, तीनों का सम 0। अगर तीनों के लिए सेम रिलक्टेंस है, हम लोग ये बोल रहे हैं थ्री लिम्स आर आइडेंटिकल। तीनों लिंब जब आइडेंटिकल हैं तो ऑल थ्री फेजेस आर ऑफर्ड सेम रिलक्टेंस, ठीक है। तो इसमें रिलक्टेंस निकालने का तरीका क्या है कि दो फेजेस को हटाओ फिर एक के लिए रिलक्टेंस निकालो। जैसे ए के लिए निकालोगे तो बी और सी हटा लोगे, बी के लिए निकालोगे सी और ए हटा लोगे। जब ट्रांसफॉर्मर हर जगह से सिमेट्रिक दिख रहा है तो किसी भी एक फेज के लिए रिलक्टेंस निकालोगे वो सेम आएगी। जब तीनों फेजेस के लिए रिलक्टेंस सेम आएगी तो दोनों तरफ रिलक्टेंस से डिवाइड कर दो। एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, फ्लक्स फ्लक्स फ्लक्स, यानी तीनों फेजेस के फ्लक्स का सम क्या बन रहा है, 0, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट लिखो, इफ ऑल द थ्री फेजेस carry the same current, if all the three phases carry the same current, then their flux are also balanced, and sum of the flux is zero. So flux does not require a return path, बात का मतलब देखो क्या हुआ, यहां से देखो जैसे फ्लक्स चला फाई ए, ये फाई ए चला, ये इस तरफ तक पहुंचा फाई ए। ऐसे मान लो इधर से चला फ्लक्स फाई बी, ये भी यहां तक पहुंचा फाई बी। ऐसे ही मान लो तीसरी लिंब से चला फ्लक्स फाई सी, ये भी यहां तक पहुंचा फाई सी। अब तीनों बीच में आके मिल जाएंगे। जैसे केसीएल में करंट ऐड होते हैं ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या ऐड हो जाएंगे, फ्लक्स। तीनों फ्लक्स जब इस जंक्शन पे मीट करते हैं, तीनों फ्लक्स ऐड होते हैं
और तीनों का सम क्या हो जाता है? 0। जब तीनों का सम 0 हो जाएगा तो दे डू नॉट नीड आ रिटर्न पाथ। अगर तीनों का सम 0 नहीं होता तो बीच में एक और लिंब देनी पड़ती जहां से ही अपना क्लोज लूप पूरा कर पाए। ठीक है, ऐसे सोचो, इसको बेसिकली कंपेयर करने का तरीका है, जब एक 3 फेज सिस्टम के अंदर 3 वायर की बात होती है तो 3 वायर का यूज होता है। एक में करंट जाता है IA, एक में IB, एक में IC। ये लौटते कहां से हैं? अगर तीनों का सम 0 है तो जब गया ही नहीं करंट तो आएगा क्यों? एक चीज सोचो ना, तुम क्या कहते हो कि जितना करंट फॉरवर्ड पाथ में जाएगा उतना ही करंट रिटर्न पाथ में आना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं फॉरवर्ड पाथ में 3 करंट गए, IA, IB, IC, तो कितना करंट गया? IA प्लस IB प्लस IC। तो लौटना भी कितना चाहिए? IA प्लस IB प्लस IC। लेकिन तीनों का सम जब 0 है तो तीनों का सम का मतलब ना कोई करंट गया ना कोई करंट वापस आएगा। अगर कोई करंट वापस ही नहीं आने वाला तो हमें रिटर्न पाथ देने की जरूरत नहीं है। सेम वे में फॉरवर्ड पाथ में 3 फ्लक्स गए, phi A, phi B, phi C। तीनों का सम था 0, तो रिटर्न पाथ में भी कितना फ्लक्स आना चाहिए? 0। और 0 फ्लक्स का मतलब जब कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं आने वाली वापस तो वहां कोई लिंब देने का रीजन नहीं है। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट लिखना, ये वाला ऐसे ही लिख लो, सिमिलर टू 3 फेज 3 वायर सिस्टम, सिमिलर टू 3 फेज 3 वायर सिस्टम, the flux when balanced, the flux when balanced do not need any return path, do not need any return path to complete closed loop, to complete closed loop। अगर ये अनबैलेंस होते तो हमें एक चौथी लिंब देनी पड़ती जिससे कि ये अपना क्लोज लूप कंप्लीट कर पाते। बात क्लियर हुई? ठीक है, कई बार देखो हम ऐसा भी कह देते हैं कि जैसे phi A, तीनों का सम 0 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस phi B प्लस phi C, या ये कह दो कि phi B प्लस phi C इज माइनस phi A। यानी phi A जितना आया है, एक तरह से सोचो, उसका कुछ हिस्सा यहां से क्लोज लूप कंप्लीट कर रहा है और कुछ हिस्सा यहां से। इसीलिए हमने बोला कि phi B प्लस phi C इज माइनस phi A। तो तुम ये कह सकते हो कि A फेज का फ्लक्स अपना क्लोज लूप कहां से कंप्लीट करता है? B और C से। जैसे मान लो यहां से 10 आया तो इन दोनों का सम कितना होगा? -10। इसका मतलब जैसे मान लो कि ये -6 और ये -4, -6 का मतलब 6 ऊपर की तरफ, -4 का मतलब 4 राइट की तरफ। तो ऐसा मत सोचना कि क्लोज लूप पूरी नहीं हो रही, एक फेज का फ्लक्स बाकी दोनों फेजेस से अपनी क्लोज लूप को पूरा करता है। इसके लिए सिंपलेस्ट एग्जांपल ऐसे ले लो, जैसे देखो मान लो ये 10 एम्पियर करंट गया, ये गया मान लो -6 एम्पियर। तो मैं पूछता हूं ये करंट कितना होगा? तीनों का सम 0 होना चाहिए, तो ये होगा -4 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, अगर ये आगे 10 एम्पियर ले जा रहा है तो ये दोनों मिलके 10 एम्पियर ऐसे वापस ला रहे हैं। तो अगर एक फेज फॉरवर्ड का काम कर रहा है तो बाकी दोनों फेज किसका काम कर रहे हैं? रिटर्न का। सेम चीज मैंने फ्लक्स में बोली कि कोई भी फेज का फ्लक्स बाकी दोनों फेजेस से अपनी क्लोज लूप को पूरा करता है। तो ये वाला पॉइंट भी लिखो, द फ्लक्स ड्यू टू एनी फेज, the flux due to any phase completes its closed loop from the other two phases, completes its closed loop from the other two phases। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, और ये कोर टाइप कंस्ट्रक्शन को ना 3 लिम्ब्ड कोर भी कहा जाता है। 3 लिम्ब क्यों? एक लिम्ब A फेज की, एक B फेज की और एक C फेज की। तो एक कोर टाइप कंस्ट्रक्शन के ब्रैकेट में लिख भी लेना 3 लिम्ब्ड कोर।
थ्री लिम्ड कोर। ठीक है, और अब आगे के लिए थ्री फेज में भी याद रखना कि एक फेज के लिए बाकी दोनों फेज रिटर्न पाथ का काम करते हैं। सेम चीज यहां फ्लक्स में है। लेकिन देखो इस टाइप का कोर कंस्ट्रक्शन जो होता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल है। इसको इजी करने के लिए क्या करते हैं, हम कोर वैसा ही बनाते हैं जैसा अभी तक हमने पढ़ा था। उसमें एक विंडो होती थी सिंगल फेज में, अब थ्री फेज में दो विंडो हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहां एक फेज की प्राइमरी, दूसरी लिंब पे दूसरे फेज की प्राइमरी, और तीसरी लिंब पे तीसरे फेज की प्राइमरी। ऐसे ही सेम लिंब पे उसी फेज की सेकेंडरी भी बाउंड होगी, होंगी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, एक के बाहर एक। दिखा रहे हैं सैंडविच की तरह, एक के नीचे एक। दिखाने का तरीका आसान है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, एग्जाम में भी कभी ड्रॉ करना पड़ जाए ना तो ऐसे ही ड्रॉ कर लेना, सिंपल, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक हम लोग एग्जाम में थ्री डायमेंशनल डायग्राम नहीं बना पाएंगे। तो थ्री लिम्ड कोर का ना ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका कंस्ट्रक्शन आसान होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिखना, ओरिएंटिंग द थ्री लिम्स, orienting the three limbs of a transformer, orienting the three limbs of a transformer at 120 degree, at 120 degree would be difficult, would be difficult. So we design a simpler version, we design a simpler version of core type transformer, which is planar, which is planar। लेकिन देखो अभी मैंने क्या बोला था, जो हमने पिछला कंस्ट्रक्शन बनाया था 120 डिग्री वाला, उसमें किसी भी लिंब से देखो कोर एकदम सेम नजर आता है। अगर तीनों लिंब से कोर आइडेंटिकल दिखता है तो तीनों लिंब के रिस्पेक्ट में रिलक्टेंस सेम था, यहां ऐसा नहीं होगा। तो एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखो क्या करता हूं मैं ना एक बार फ्लक्स का पाथ बना लेता हूं। फ्लक्स ऐसे ही तो फ्लो करेगा भाई। अब इन रिलक्टेंसेस को नंबर दे देता हूं, R1 या S1 कह लो, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7। ठीक है, मान लो सारी आइडेंटिकल हैं, सभी क्या हैं, S। अब सबसे पहले ए फेज के लिए देखना कि पाथ कैसा बनता है। फॉर ए फेज का जो एमएमएफ आएगा वो तो लेफ्ट में आएगा। अब रिलक्टेंस देखो सबसे पहले कौन सी आएगी, S2 वाली आएगी, जिस फेज पे वाइंडिंग है। फिर इधर आएगी S1, फिर इधर नीचे S3, फिर इधर S4, S5, S6 और S7, ऐसा बनेगा। अब देखो S इक्विवेलेंट क्या बनेगा, S कितना बना, 3S इन पैरेलल विद S।
3s इन पैरेलल विद s, ये बाकी तीनों के साथ सीरीज में आ जाएगा, यानी प्लस 3s, 3s प्लस 3s बाय 4 यानी 15/4s 3.75s, ये बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जब सी फेज के लिए निकालोगे सेम वैल्यू आएगी। बट अगर बी फेज के लिए देखें, बी फेज के लिए अगर देखोगे तो सेंट्रल लिंब पे है ना एमएमएफ, वहां पे कौन सी रिलक्टेंस है, S4, और यहां पे एमएमएफ है N इंटू IB। ये S5, S6, S7, एक समय पे जो है ना एक ही फेज कंसीडर करना है। S1, S2, S3। अब देखो ये तीन जो S5, S6, S7 है, ये तीनों सीरीज में आ गए, कितना हो गया 3s, 1 2 3 भी सीरीज में हो गए, कितना हो गया 3s। तो S इक्विवेलेंट क्या होगा, ये 3s और 3s तो पैरेलल में आ जाएंगे, फिर ये इस S के साथ सीरीज में आ जाएंगे, तो 3s/2 प्लस s 5s/2 2.5s, ये बनेगा। यानी दोनों को सेम रिलक्टेंस ऑफर नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेम रिलक्टेंस नहीं है, इसका मतलब है सेम एमएमएफ के लिए फ्लक्स डिफरेंट है, या सेम फ्लक्स के लिए एमएमएफ डिफरेंट है। तो इसमें लिखना, इन दिस टाइप ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन, in this type of core construction, the reluctance offered to outer limbs is identical, to outer limbs is identical, यानी अगर सी फेज का निकालोगे ना वो ए के बराबर ही आएगा, बाहर वाली दोनों लिम्ब का रिलक्टेंस बराबर आएगा। to outer limbs is identical, but reluctance offered to central limb is less. So for producing same amount of flux, the magnetizing current required for central limb is less than outer limb. Central limb is less than outer limb. तो जो हमने 3 डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन बनाई थी उसका फायदा क्या था, सभी फेजेस को बराबर रिलक्टेंस ऑफर होता है, और इस वाली कंस्ट्रक्शन में कॉस्टिंग तो बच रही है, लेकिन सेंट्रल लिम्ब को जो रिलक्टेंस मिल रहा है वो बाहर वाली लिम्ब के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, ये डेरिवेशन क्लियर है। तो क्या होता है ना, अगर तीनों फेजेस के करंट बराबर नहीं रहेंगे तो तीनों फेजेस एक तरह से बैलेंस नहीं रहेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग की कंडीशन क्या होती है कि मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए करंट और वोल्टेज का, तीनों फेजेस में डिफरेंट क्या होता है, एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। अभी मैंने प्रूव किया जब तीनों फेजेस के रिलक्टेंस अनइक्वल है तो तीनों का जो एक्साइटिंग करंट है या मैग्नेटाइजिंग करंट है वो अनइक्वल होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट अनइक्वल का मतलब हल्का सा अनबैलेंस हो जाएगा हमारा सिस्टम, परफेक्टली बैलेंस तो नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलें। ये तो हुई एक कंस्ट्रक्शन दैट वाज कोर टाइप। अगली कंस्ट्रक्शन होती है दूसरी हमारी शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। अब देखो ये शेल टाइप कैसे बनता है।
थोड़ा सा इसको पीछे ले लेते हैं। अब इसके अंदर देखो मैं कितनी विंडो बना रहा हूं, मैं 6 विंडो बना रहा हूं। ध्यान देना स्कोर पे। ठीक है, इस टाइप का कोर होता है। अब इस पे मैं आपको वाइंडिंग दिखाता हूं। वाइंडिंग इन लिम्स पे आती है। ये मैं ब्लू से प्राइमरी बना रहा हूं। और अब मैं सेकेंडरी वाइंडिंग ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये हुआ ए बी सी, ए बी सी। इस तरह से ये जो ट्रांसफॉर्मर बनता है, ये बनता है एक शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें ध्यान से देखो, अभी बी और सी भूल जाओ, ऐसे सोचो, बस इतना ट्रांसफॉर्मर सोचना। एक बार विजुअलाइज करो, सिर्फ इतना ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सिर्फ इतना ट्रांसफॉर्मर अगर ले लो, ये जो डॉटेड लाइन से लेफ्ट है, और इसको 90 डिग्री रोटेट करा दो, तो क्या लगेगा जरा देखें। अगर सिर्फ डॉटेड लाइन तक लेकर के 90 डिग्री रोटेट करा दें, तो ऐसी फिगर आ जाएगी। ये क्या होता है, एक शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, ऐसा ही तो होता है। तो ये बेसिकली हमें क्या दिख रहा है कि यहां 3 शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर्स को 90 डिग्री रोटेट करा के ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें लिखना, a 3 phase shell type transformer, a 3 phase shell type transformer looks like combination of 3 single phase shell type transformers, 3 single phase shell type transformers। ठीक है, अब अगली बात, इसके लिंब काउंट करते हैं। वर्टिकल ब्रांच को लिंब कहते हैं, 1 2 3 4। तो इसको क्या बोल सकते हो, 4 लिम्ब्ड कोर। तो अगला पॉइंट ये लिखना, 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर can be called as 4 limbed core, can be called as 4 limbed core। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है ना, इनको योक बोला जाता है, और जो वर्टिकल ब्रांच होती हैं इनको लिम्ब बोला जाता है। अब देखो, एक काम करता हूं, फ्लक्स बना के दिखाता हूं। मान लो ये ब्लू वाली वाइंडिंग से फ्लक्स ले रहा हूं, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब ये करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, लेफ्ट। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड अगर लेफ्ट बनती है, ये अपना क्लोज लूप ऐसे पूरा कर लेगी। करने के लिए तो नीचे से भी कर सकती थी भाई क्लोज लूप पूरा, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब है, अगर ये फाई ए है, तो इसके पास 2 रास्ते हैं, फाई ए बाय 2 और इधर से जाने के लिए फाई ए बाय 2, दोनों रास्तों में डिवाइड हो गया। ऐसे बी फेज का फ्लक्स ले लो, इसका भी करंट ऊपर माना है, तो कैसे आएगा, लेफ्ट। करंट की एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन हमने ले ली।
अगेन ये भी दो रास्तों से अपना पाथ कंप्लीट कर सकता है, ऊपर से और नीचे से। अगेन इसका भी जो फ्लक्स है फाइव बी अगर है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फाइव बी बाय टू, और ऊपर जाने वाला भी फाइव बी बाय टू। ऐसे सी का जो करंट है वो भी ऊपर है, तो फ्लक्स बनेगा लेफ्ट में। लेफ्ट में जो फ्लक्स बनेगा ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अगर ये है फाइव सी तो ये हुआ फाइव सी बाय टू, और ये भी हुआ फाइव सी बाय टू। ये बन गए भाई हमारे तीनों फ्लक्स। अब देखो ये जो बाहर वाली दोनों लिम्ब है इसमें कितना फ्लक्स है, इसमें फाइव ए बाय टू है, इधर फाइव सी बाय टू और फाइव सी बाय टू है। और बीच वाली जो लिम्स हैं इसमें दो दो फ्लक्स हैं, जैसे फाइव ए बाय टू फाइव बी बाय टू, इधर फाइव बी बाय टू और फाइव सी बाय टू। अब देखो एक काम करते हैं, मैं ये मानता हूं तीनों फेज का करंट बैलेंस्ड है, यानी ये है आई ए, दूसरा है आई बी और तीसरा है आई सी। ये बन गए तीनों करंट्स। इनसे बनने वाले तीनों फ्लक्सेस, करंट के फेज में ही आता है ना फ्लक्स हमेशा, फाइव ए फाइव बी और ये फाइव सी, 120 120 पे आ गए। तीनों करंट अगर बैलेंस्ड है तो उनसे बनने वाले तीनों फ्लक्स भी क्या रहेंगे, बैलेंस्ड। अब आउटर लिंब में जो भी फ्लक्स है वो किसी भी फेज से आधा है, यानी अगर इन तीनों फ्लक्सेस का मैग्नीट्यूड, मैं कह रहा हूं फाइव ए फाइव बी और फाइव सी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अगर ये फाइव है तो आउटर लिंब का फ्लक्स कितना है, फाइव बाय टू। तो मैं लिख देता हूं फाइव आउटर इज फाइव बाय टू। लेकिन अंदर वाली लिम्ब्स में कितना फ्लक्स फ्लो कर रहा है भाई, इधर फाइव ए बाय टू और फाइव बी बाय टू उल्टी डायरेक्शन में है, यानी फाइव ए बाय टू माइनस फाइव बी बाय टू। इधर फाइव बी और फाइव सी उल्टी डायरेक्शन में है, तो फाइव बी बाय टू माइनस फाइव सी बाय टू। तो ए बाय टू माइनस बी बाय टू अगर करोगे, ये हो गया ए बाय टू, ये हो गया बी बाय टू, आधा आधा ले लिया ना। अगर ये फाइव ए है तो इससे आधा इतना ले लिया, ये फाइव बी है तो आधा ले लिया। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हो, उल्टी वैल्यू को ऐड करते हो, तो ये फाइव इनर वाला बना। चाहते तो b माइनस सी बाय टू भी कर लेते, b माइनस सी बाय टू करते तो इसको भी उल्टा करके लाते, ये भी फाइव इनर बनता। अब फाइव इनर का क्या तरीका है कि फाइव बाय टू के दो फेजर 60 डिग्री पे ऐड कर लो। तो मैं कह रहा हूं फाइव इनर कितना होगा, पैरेललोग्राम लॉ अगर लगाएं भाई, फाइव बाय टू स्क्वायर प्लस फाइव बाय टू स्क्वायर प्लस टू, फाइव बाय टू कॉस 60, यही बनेगा। तो अब कितना बना भाई, ये फाइव बाय टू तो बाहर आ गया और अंदर बचेगा √3, तो ये बना 0.8665 और ये कितना बना 0.55, यानी सेंट्रल लिंब में जो फ्लक्स है वो पर फेज के मुकाबले 86.6% है और बाहर वाली लिंब में है 50%। अब मैंने क्या बोला था, जब कोई मटेरियल कोर के अंदर यूज किया जाए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू का यूज करो ताकि वो मटेरियल की कैपेसिटी वेस्ट ना हो। अगर मटेरियल ऐसा लाए हो जो 1 टेस्ला दे सकता है तो 1 टेस्ला ही लो, अगर 2 टेस्ला दे सकते हैं तो 2 टेस्ला ही लो, इससे कम लेने का मतलब उस मटेरियल को वेस्ट करना हुआ। तो अगर मैं ये मान लूं हर हिस्से की फ्लक्स डेंसिटी सेम है, तो फ्लक्स होता है डेंसिटी इंटू एरिया, तो फ्लक्स में जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन किस में चलेगा, एरिया में। भाई B इंटू ए है,
बी अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स में जितना चेंज आएगा उतना ही चेंज किस में चलेगा, एरिया में। तो ये वाला एक पॉइंट लिखना, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी inside the core, the value of flux density inside the core should be kept at the maximum possible value, should be kept at the maximum possible value for a material, maximum possible value for a material. So the factor by which flux is scaled, the factor by which the flux is scaled is the same factor by which cross sectional area should be scaled, cross sectional area should be scaled. Hence area of outer limb is 50% of area of central limb and area of inner limb is 86.6% of area of central limb, देखो सेंट्रल लिम्ब में इसे कह रहा हूं जिसपे ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग वाली ब्रांच में कितना फ्लक्स है, फाई, और बाहर में है फाई बाई 2। तो अगर इसका एरिया ए तो इसका एरिया ए बाई 2, इधर आ रहा है 0.866 तो अगर इसका एरिया ए तो इसका एरिया 0.866 ए। तो जिस ब्रांच पे वाइंडिंग है उसके कंपैरिजन में मैं एरिया बता रहा हूं, मेरी बात क्लियर हो रही है। अगर बी को सेम रखना है तो जिस फैक्टर से फ्लक्स स्केल होगा उसी फैक्टर से क्या स्केल करना पड़ेगा, एरिया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर तो हमने एक देखा 3 लिम्ड और एक देखा 4 लिम्ड। इसका ना जब हम हार्मोनिक्स पढ़ेंगे तब भी यूज आएगा, तब और डिटेल में समझाऊंगा कि ये 3 लिम्ड और 4 लिम्ड के अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स। ठीक है, अभी हार्मोनिक्स की बात नहीं करूंगा, अभी तो हम बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, बट इसका काफी मेजर रोल होता है जब हार्मोनिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब अगला लिखना 5 लिम्ड कोर, 5 लिम्ड कोर। जैसे 3 और 4 लिम्ब वाले होते हैं ना, ऐसे 5 लिम्ब का भी कोर बनता है। अब 5 लिम्ब का कोर कैसे बनता है ये देखना। जैसे पहले हम शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर बनाते थे ना, कुछ उसी टाइप से। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या कहते थे, सिंगल फेज वाले की बात कर रहा हूं, 3 फेज की नहीं, कि बाहर के लिम्ब को खाली छोड़ना है और जो भी वाइंडिंग आएगी वो अंदर के लिम्ब पे आनी चाहिए। अब इसी तरह से देखो, इसके अंदर मैंने 4 विंडो बना दी, 4 विंडो बन गई, तो कितनी लिम्ब हो गई, 1 2 3 4 5, 5 लिम्ब हो गई। अब यहां जो वाइंडिंग है ना वो अंदर वाली लिम्ब्स पे आएगी, बाहर वाली लिम्ब पहले की तरह खाली रहेंगी। सिंगल फेस की तरह बाहर की दोनों लिम्ब्स को खाली छोड़ दो। ऐसे ही दूसरा फेज लगा दो, सॉरी सेकेंडरी लगा दो। ये मैंने तीनों फेज की प्राइमरी दिखा दी, अब मैं तीनों फेज की सेकेंडरी दिखा रहा हूं। ठीक है, कई लोगों को इसमें भी डाउट हो सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स मैं सेम कर देता हूं। तीनों फेज में नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा सेम रहते हैं, इसे कहते हैं 5 लिम्ड कोर। इसमें ये हो गया ए बी सी और ये भी हो गया ए बी और ये सी।
ठीक है, तो 3 तरह के 3 फेज के अंदर कोर हो सकते हैं, 3 लिम्ड, 4 लिम्ड और 5 लिम्ड। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो हमारा डिस्कशन रहेगा ना वो कोर टाइप और शेल टाइप पे ही रहेगा, हम 5 लिम्ड कोर पे ज्यादा बात नहीं करते। फिर भी इसका रोल जो हार्मोनिक्स के अंदर आता है, तो जब हार्मोनिक्स पढ़ेंगे तब समझाऊंगा इसका रोल क्या होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब अगला लिखना, डिफरेंस बिटवीन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक, difference between 3 phase transformer bank and 3 phase core type transformer, 3 phase core type transformer। ठीक है, तो 2 कॉलम बना लो, पहला कॉलम लिखना 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक और दूसरा कॉलम लिखो 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। पहला 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक और दूसरा 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो देखो, सबसे पहली चीज मैंने बताई थी, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक के अंदर 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर लग रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली ज्यादा कॉस्टली होगा। तो सबसे पहले लिखो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक में मोर कॉस्टली और कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर लेस कॉस्टली। ठीक है, अब देखो, अगर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक की बात करें तो उसमें कनेक्शन बनाने के लिए कितनी वायर्स निकालोगे? हर ट्रांसफॉर्मर से 4 वायर निकलती हैं, 2 प्राइमरी 2 सेकेंडरी, 2 प्राइमरी 2 सेकेंडरी, ऐसे 4 वायर्स निकलती हैं हर ट्रांसफॉर्मर से। 4 वायर मिला के कितनी वायर निकालनी पड़ेंगी बाहर? 12 वायर। 3 फेज है ना, प्राइमरी के 2 टर्मिनल, सेकेंडरी के 2, फिर बी फेज में भी 2-2, ऐसे 12 वायर निकलेंगी। 12 वायर के लिए 12 बुशिंग लगेंगी, हर वायर के लिए 1 बुशिंग का यूज करोगे। अब 12 बुशिंग लगेंगी। वहीं 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो भी कनेक्शन स्टार और डेल्टा करना है वो पहले ही अंदर कर लिया जाता है, तो बाहर 3 वायर प्राइमरी की आती हैं और 3 सेकेंडरी की। इसका मतलब कितनी बुशिंग यूज होंगी? 6। मेरी बात को समझो, ट्रांसफॉर्मर बैंक के अंदर पहले 12 की 12 वायर्स बाहर आएंगी और बाद में उनको कनेक्ट करोगे स्टार और डेल्टा में। लेकिन एक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर या एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर जब बनाओगे तो अंदर कनेक्शन करके बाहर सिर्फ 6 वायर निकालोगे। तो ये वाला पॉइंट लिखो, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक में 12 wires must be brought out, 12 wires must be brought out, ब्रैकेट में लिख लो 4 for each transformer, 4 for each transformer, by the use of 12 bushing, उसमें लिखो 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में स्टार और डेल्टा कनेक्शन is made inside the transformer, so only 6 wires by the use of 6 bushing, 6 wire by the use of 6 bushing need to be brought out, ठीक है। अब देखो, जब 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जोड़ोगे तो उनमें तीनों का टैंक अलग, कंजर्वेटर अलग, सब कुछ अलग होगा, तो उसमें जगह भी ज्यादा लगेगी। और अगर एक ही ट्रांसफॉर्मर में तीनों वाइंडिंग है तो उसका साइज कम होगा। तो इसमें लिखो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक में रिक्वायर्स मोर फ्लोर स्पेस माने फर्श पे ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है, अगला कोर टाइप में रिक्वायर्स लेस फ्लोर स्पेस। अब बैंक में लिखना ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? 12 वायर बाहर आ गई, उसके बाद तुम स्टार और डेल्टा बना रहे हो, मर्जी आने पे तुम उस कनेक्शन को चेंज कर सकते हो, लेकिन जो कनेक्शन ट्रांसफॉर्मर के अंदर बना हुआ आया है
उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कोर में लिखना ऑफर लेस फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफर लेस फ्लेक्सिबिलिटी। अगला लिखो बैंक के अंदर, इफ वन यूनिट इज डैमेज्ड, if one unit is damaged, one single phase transformer can be replaced. If one unit is damaged, one single phase transformer can be replaced. 3 ट्रांसफॉर्मर है ना, एक डैमेज होगा तो एक को रिप्लेस कर दो। लेकिन इस तरह की कंस्ट्रक्शन में तीनों वाइंडिंग एक ही के अंदर है, तीनों वाइंडिंग एक के अंदर होने से अगर एक भी खराब हुआ तो पूरा ट्रांसफॉर्मर बदला जाएगा। तो इसमें अगला पॉइंट ये लिखो, कोर वाले में लिखना एंटायर यूनिट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, एंटायर यूनिट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड even if one winding is damaged, even if one winding is damaged। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि पूरी यूनिट को रिप्लेस करना पड़ जाता है अगर एक भी वाइंडिंग डैमेज हो। अगला पॉइंट, बैंक के अंदर वन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर is required for standby, one single phase transformer is required for standby। ऐसा क्यों? क्योंकि एक यूनिट डैमेज होने पे एक सिंगल फेज ही तो लगाओगे, तो बैकअप में कितना रखोगे कि खराब होने पे रिप्लेस कर दें? एक सिंगल फेज वाला ट्रांसफॉर्मर। और उसमें लिखो कोर टाइप में कंप्लीट थ्री फेज यूनिट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टैंड बाय, complete three-phase unit is required for standby। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर है ना कि अगर थ्री फेज का ट्रांसफॉर्मर डैमेज होगा तो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर ही रिप्लेस करोगे। अगला लिखो, ट्रांसफॉर्मर बैंक के अंदर लिखना मोर आयरन लॉस ड्यू टू मोर कोर वॉल्यूम। हम जानते हैं कोर लॉस जो होते हैं हिस्टेरेसिस और एडी करंट, वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। जब पूरे 3 ट्रांसफॉर्मर लग रहे हैं तो कोर का वॉल्यूम ज्यादा है एक थ्री फेज के मुकाबले। ज्यादा वॉल्यूम माने ज्यादा आयरन लॉस। तो अगला लिखो, इसमें कोर के अंदर लिखना लेस वॉल्यूम ऑफ आयरन, सो लेस कोर लॉस। जिसमें ज्यादा लॉस उसकी एफिशिएंसी कम लॉस तो एफिशिएंसी ज्यादा। तो अगला पॉइंट ये लिखो, बैंक के अंदर लेस एफिशिएंसी और कोर के अंदर मोर एफिशिएंसी। लास्ट, बैंक के अंदर इजी मेंटेनेंस, कोर के अंदर डिफिकल्ट मेंटेनेंस। इजी मेंटेनेंस इसलिए जब 3 अलग अलग यूनिट है तो जिसमें दिक्कत है उसे रिपेयर कर लो। यहां तीनों में से किसी भी एक में यूनिट में डैमेज आ गया तो पूरे सिस्टम को रिपेयर करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई? अगला लिखो, अगला डिफरेंस, अगला मतलब टेबल ही अगला बनेगा। तो इसमें लिखो डिफरेंस बिटवीन कोर टाइप एंड शेल टाइप थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, कोर टाइप एंड शेल टाइप थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। तो पहला बना लो कोर टाइप और दूसरा शेल टाइप, पहला कोर टाइप और दूसरा शेल टाइप, यानी 3 लिम्ब और 4 लिम्ब की बात कर रहे हैं। इनके सारे डिफरेंस वही रहते हैं जो हमने पहले कोर और शेल के पढ़े हैं। तो जल्दी जल्दी लिखते हैं। कोर टाइप लेस मैकेनिकल सपोर्ट, शेल टाइप मोर मैकेनिकल सपोर्ट, कोर टाइप लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड, शेल टाइप more insulation required, core type more copper
copper required. Shell type, less copper required. Less copper required. बेसिकली ये वाइंडिंग की नेचर के हिसाब से सैंडविच टाइप और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग. अगला लिखो, कोर टाइप में हाई वोल्टेज हाई पावर ट्रांसफॉर्मर. हाई वोल्टेज हाई पावर ट्रांसफॉर्मर. शेल में लो वोल्टेज लो पावर ट्रांसफॉर्मर. लो वोल्टेज लो पावर ट्रांसफॉर्मर. कोर टाइप, थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स इज एब्सेंट. थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स इज एब्सेंट. शेल में थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स इज प्रेजेंट. थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स इज प्रेजेंट. ठीक है. कोर टाइप में EMF is always sinusoidal. EMF is always sinusoidal. Shell type में EMF is sinusoidal for delta connection. EMF is sinusoidal for delta connection. अब देखो ये जो लास्ट वाले दो पॉइंट है, साइनोसोइडल और थर्ड हार्मोनिक वाला, इनको अभी के लिए इग्नोर कर दो. इसके बारे में बात करेंगे जब हार्मोनिक्स पढ़ेंगे. ठीक है. अभी ये पॉइंट नहीं क्लियर हो पाएगा इतना कि ये थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स क्या चीज है और ये साइनोसोइडल नेचर की बात क्यों आ रही है. हार्मोनिक्स पढ़ेंगे तो इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तब मैं ये भी समझाऊंगा 5 लिम्ड कोर का क्या रोल होता है हार्मोनिक्स के अंदर. ठीक है. अभी कंस्ट्रक्शन वाइज जो बेसिक चीजें बताई हैं याद रखो कि कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कैसा दिखता है, शेल टाइप कैसा दिखता है और बैंक का मतलब क्या है. इससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 फेज के अंदर और नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स कॉमन रहते हैं सिंगल फेज वाले. ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन वाइज हम लोग इतना ही कवर करेंगे. अब हम आगे क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो से मैं आपको बताऊंगा फेजर डायग्राम अलग अलग कनेक्शंस का, जैसे स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, ये सारी चीजों का फेजर डायग्राम, फेज शिफ्ट, इन सब के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि फेजर बनाना कैसे है. क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में 3 फेज के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फेजर ओरिएंटेड रहते हैं. कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट तो थ्योरी क्वेश्चंस के लिए रेलिवेंट है, बट जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा उसमें कंस्ट्रक्शन पे नहीं बनेगा. ठीक है. तो अगले लेक्चर से बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि 3 फेज का फेजर कैसे बनेगा. और मैं फिर इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, ये सब चीजें क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अगले लेक्चर से पढ़ोगे, एक बार 3 फेज सिस्टम क्लियर होना जरूरी है. तो अगर पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगले वीडियो से पहले उसको एक बार कवर कर लो. ठीक है. वो टॉपिक आपको नेटवर्क के अंदर कवर किया जाएगा. थैंक यू.